जब वेल्दी लोग जैसे विनोद अदानी और हीरा नंदनी पासपोर्ट खरीद के बाहर सेटल हो जाते हैं तो मिडिल क्लास के पास ऑप्शन क्या बचता है? एरिस्टोटल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है। वो कहते हैं कि बेस्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी वो होती है जहां मिडिल क्लास का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। लेकिन हाँ, इंडिया में मिडिल क्लास क्रम्बल कर रही है, ये एक फैक्ट है और ये आगे भी क्रम्बल करेगी। विनोद अडानी ने भी साइप्रस का पासपोर्ट खरीदा और अब दुबई में टैक्स फ्री रहते हैं। अमीरों के लिए ये सब पॉसिबल है, लेकिन इंडिया की मिडिल क्लास का क्या करें? मिडिल क्लास को हाई इनकम टैक्स रेट्स भरने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वोट बैंक फंड करना होता है गरीब क्लास का, जो इनकम टैक्स देने से एग्जेम्प्ट है। ऐसा लगता है जैसे गरीब रहना ज्यादा बेनिफिशियल है मिडिल क्लास होने से, और अगर आप अपनी इनकम कम शो करते हो तो क्या होता है? आपको EWS रिजर्वेशन मिलता है, जीरो टैक्स देना पड़ता है, और सभी क्लासेस GST का बर्डन उठाती हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे भी। अब सोचिए कैसा देश है जो हेल्थ इंश्योरेंस पे भी टैक्स लगाता है। ग्रीस, पोर्चुगल और इवन हंगरी जैसे देशों में भी फ्री हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं, पर यहाँ तो हेल्थ सर्विसेज डेप्लोरेबल हैं और डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है। ऊपर से अगर लोग अपने आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उस पे भी GST लगता है। थोड़े महीने बाद जब नॉर्दर्न इंडिया में सर्दी शुरू होगी तो WHO की वेबसाइट पे जाके AQI चेक करना। टॉप पोल्यूटेड सिटीज के लिस्ट में मिलेगा विवादी, दिल्ली, दरभंगा और वालिया। ये सब सिटीज सर्दियों में जीने लायक नहीं बचती। सरकार कुछ नहीं करेगी तो लोग सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। मिडिल क्लास अपने लिए एयर प्यूरिफायर्स खरीदते हैं, लेकिन गेस करो 18% GST लगता है एयर प्यूरिफायर्स पे भी। मैंने एक दोस्त से पूछा कि इतनी जॉबलेसनेस क्यों है। उसने कहा, देखो कैसे सरकार कंपनीज को टैक्स के लिए हरास करती है। कंपनीज जो एम्प्लॉयमेंट देती हैं दुबई या सिंगापुर शिफ्ट हो रही हैं। फ्लिपकार्ट ने ऐसा किया, इन्फोसिस भी अपने ऑपरेशन शिफ्ट कर चुकी है, और फिर नारायण मूर्ति जी आके बोलेंगे इंडियंस को 17 घंटे काम करना चाहिए। My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. पर उन्होंने अपने टैक्स लायबिलिटीज को अब्रॉड शिफ्ट कर दिया है। अडानी जी ने भी अपनी कंपनी सिंगापुर, मॉरिशियस और केमैन आइलैंड्स में रजिस्टर की है, और जब आप ये करते हो तो आपको लोकल एम्प्लॉयमेंट वहां देना पड़ता है। ये सब कंपनीज के नाम इंडिया के हैं, लेकिन रजिस्टर्ड कहीं और है। पर हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते। सरकार ने इन्हें टैक्स और ED के जरिए इतना हरास किया, पॉलिटिकल डोनेशंस के लिए इतना प्रेशर डाला कि उन्होंने अपनी कंपनीज को बाहर मूव करना ही सही समझा। उनको भी एक बिजनेस चलाना होता है, और जब ये कंपनीज अब्रॉड मूव करती हैं तो मिडिल क्लास को क्या होता है? पहली चीज, उनकी जॉब चली जाती है। जॉब जाने के बाद जो सिवरेंस चेक मिलता है उस पे भी इंडिया में टैक्स लगता है। रिच का पर्सपेक्टिव समझते हैं एक बार। फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखिए। रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस एक एब्सोल्यूट मोनार्की थी, जहां पावर सिर्फ किंग और कुछ एरिस्टोक्रेट्स के पास थी। कॉमन लोग हेवीली टैक्स थे और उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी। ऑपरेशन ऑफ पुअर की वजह से वाइड स्प्रेड अनरेस्ट हुआ। रेवोल्यूशन के बाद भी ड्रामेटिक चेंजेस नहीं आए। फ्रांस में रेन ऑफ टेरर आई, जहां पॉलिटिकल पर्चेस और एग्जीक्यूशंस हुई। ये सब आजकल बांग्लादेश में देखने को मिलता है। फ्रांस के इस पीरियड ने एक चीज दिखाई, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। आज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में देखो, 20th सेंचुरी में चिले और अर्जेंटीना जैसे देश मिलिट्री कूप्स और इनइक्वालिटी का शिकार हैं। पावर वेल्दी लैंड ओनर्स और मिलिट्री एलिट्स के पास थी, पुअर और वर्किंग क्लास की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। इनइक्वालिटी और लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन की वजह से सोशल अनरेस्ट बढ़ा। मिलिट्री और वेल्दी क्लास ने पावर सीज की और डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश की। आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान का एग्जाम्पल याद आता होगा। बांग्लादेश में पावर सिर्फ पॉलिटिकल फैमिलीज और एलिट्स के पास है, और जब उन्हें थ्रेट लगता है तो रेप्रेशन के जरिए अपनी पावर बचाते हैं, जैसे अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करना, जुडिशियरी को कंट्रोल करना और प्रेस फ्रीडम को लिमिट करना। एक और एग्जांपल वेनेजुएला को लेते हैं। हुगो चैवेज और मडूरो के अंडर गवर्नमेंट ने पुअर को हेवीली फेवर किया। सोशल प्रोग्राम्स और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? हाइपर इन्फ्लेशन, बेसिक गुड्स की शॉर्टेज और इकोनॉमिक कोलैप्स। मडूरो ऑथोरिटेरियन बन गया, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को इम्प्रिजन करने लगा और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया। अब वापस एरिस्टोटल की बात पे आते हैं। उन्होंने मिडिल क्लास को क्यों एडवोकेट किया? उन्होंने देखा कि रिच सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए रूल करते हैं, जिसकी वजह से ओलिगार्की आती है। पुअर पावर में आए तो मॉब रूल होता है। दोनों एक्सट्रीम स्टेट हैं और स्टेबिलिटी और जस्टिस के लिए खतरनाक है। मिडिल क्लास मॉडरेट होती है, ना ज्यादा वेल्दी जो एरोगेंट हो और ना ज्यादा पुअर जो रिसेंटफुल हो। अगर कल देश कोलैप्स करे तो सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल क्लास का होगा। पुअर के पास कुछ खोने को नहीं होता और रिच के स्टेक्स कहीं और होते हैं। लेकिन मिडिल क्लास इंडिया में कमाती, टैक्स देती और इन्वेस्ट करती है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि बीजेपी और कांग्रेस में से किसी को चुनिए, बट कोई भी पार्टी अगर आपका रिप्रेजेंटेशन करती है और आप चाहें कि दंगे हो
तो वो आपको बेस्ट दंगे देंगे। आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी वॉइस रेज करनी पड़ेगी, एंड देन ओनली गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पे सही से काम करेगी।